अध्याय 1। अपने ट्रेडिंग स्टाइल का निर्धारण। बाजार में कई निवेशक कभी यह सोचने की जहमत नहीं उठाते कि वे वास्तव में किस प्रकार के ट्रेडर हैं, जबकि यह कुछ ऐसा नहीं लगता जो बहुत महत्वपूर्ण हो। ये जानना कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं, आपके निवेश करियर को बना या बिगाड़ सकता है। इसे एक फुटबॉल टीम के संदर्भ में सोचिए। सभी खिलाड़ी काफी प्रतिभाशाली होते हैं। अधिकांश तेज दौड़ सकते हैं, जोर से हिट कर सकते हैं और गेंद को फेंकने और पकड़ने की निपुणता रखते हैं। हालांकि कुछ दूसरों की तुलना में कुछ क्षेत्रों में अधिक कुशल होते हैं। रिसीवर किकर्स की तुलना में बेहतर पकड़ते हैं, यह उनके स्वभाव का हिस्सा है। हालांकि यदि रिसीवर किकर का काम करने का प्रयास करता है तो संभवतः बहुत अधिक फील्ड गोल पॉइंट्स नहीं बनाए जाएंगे। बाजार में निवेश करना भी ऐसा ही है। आपके व्यक्तित्व के स्वभाव के भीतर आप शायद किसी विशेष प्रकार के ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हैं। सवाल केवल ये है कि वो प्रकार कौन सा है। सामान्य तौर पर बाजार में 3 प्रकार के ट्रेडर होते हैं: पोजीशन ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडर। पोजीशन ट्रेडर ये निवेशक आमतौर पर लंबे समय तक अपने शेयरों को होल्ड करने वाले ट्रेडर होते हैं। वॉरेन बफे जैसे लोग बिल्कुल इसी श्रेणी में आते हैं। पोजीशन ट्रेडर लंबे और शॉर्ट दोनों हो सकते हैं, हालांकि एक थीम हमेशा सामने आती है। ये लोग लंबे समय तक के बड़े मूव के लिए होते हैं। आमतौर पर पोजीशन ट्रेडर केवल शेयर खरीदते हैं क्योंकि समय के साथ बाजार आमतौर पर ऊपर की ओर बढ़ता है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंदु को ही लीजिए। पिछले 13 वर्षों में डॉव लगभग 800% बढ़ा है, जिससे डॉव शेयरों में निवेश करने वाले बाय एंड होल्ड निवेशक खुश हैं। ऑप्शंस ट्रेडर भी पोजीशन ट्रेडर हो सकते हैं, हालांकि आमतौर पर वे ऐसा कवर कॉल्स के माध्यम से करते हैं। चुनिंदा शेयरों में अपनी लागत को कम करने का प्रयास करते हुए साथ ही लीप ऑप्शंस भी खरीदते हैं। स्विंग ट्रेडर्स निवेशक जो कुछ दिनों या हफ्तों की अवधि के भीतर तेज बाजार मूवमेंट की आशा में छोटी अवधि की पोजीशन लेते हैं, वे आमतौर पर इस श्रेणी में आते हैं। स्विंग ट्रेडर्स तीनों प्रकार के ट्रेडर्स में सबसे डायनेमिक होते हैं क्योंकि वे बाजार की मांग के अनुसार होल्डिंग समय को तेजी से बदल सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स लंबी और छोटी दोनों पोजीशन में जाते हैं, तकनीकी विश्लेषण, अर्निंग्स, फंडामेंटल्स और व्यापक बाजार की घटनाओं का लाभ उठाते हैं। डे ट्रेडर्स हम इन्हें तनाव के राजा कह सकते हैं। डे ट्रेडर्स बाजार में इंट्राडे मूवमेंट्स का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, अक्सर मोमेंटम और समाचारों पर ट्रेड करते हैं। कभी कभी डे ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडर्स बन जाते हैं अगर कोई पोजीशन लंबे समय तक होल्ड करने योग्य हो। इसके अलावा हमारे अनुभव से डे ट्रेडर्स अक्सर पोजीशन ट्रेडर्स बन जाते हैं जब वे एक हारे हुए ट्रेड को बहुत लंबे समय तक होल्ड कर लेते हैं। डे ट्रेडिंग उन लोगों के लिए आदर्श है जो अनियमित बाजार मूवमेंट्स को संभाल सकते हैं, साथ ही पूरे दिन पोजीशंस की निगरानी करने का समय रखते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप जीवन भर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं या आपके पास अपने ट्रेड्स को हर समय देखने का लग्जरी नहीं है, तो डे ट्रेडिंग को पेशेवरों के लिए छोड़ देना चाहिए। वास्तव में डे ट्रेडिंग तीनों शैलियों में सबसे जोखिम भरी है क्योंकि अक्सर अल्पकालिक मोमेंटम बड़े ट्रेंड के खिलाफ पोजीशन को ट्रिगर कर सकता है, जबकि कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है। गलत दिशा में पोजीशन जाने पर ट्रेंड के खिलाफ डे ट्रेडिंग का अनियमित व्यवहार बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। इन परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए ध्यान दें कि हमने इस किताब में स्विंग ट्रेडर्स के लिए ऐसी रणनीतियों को संकलित किया है जो लगभग किसी भी बाजार वातावरण में काम करती हैं। इसके अलावा जैसा कि आप देखने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए डे ट्रेडिंग की तुलना में एक बेहतर विकल्प है जो अपने जीवन में थोड़े कम तनाव की तलाश कर रहे हैं जो डे ट्रेडिंग से जुड़ा है। सही एनालिटिक्स और टाइमिंग के साथ स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बेहद लाभदायक हो सकती है जिनके पास धैर्य, अनुसंधान, कई प्रकार के उपकरण जिनके बारे में आप यहां पढ़ेंगे, और मजबूत मनी मैनेजमेंट स्किल्स है। स्विंग ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग से बेहतर विकल्प क्यों है? डे ट्रेडिंग तीनों पूर्वोक्त ट्रेडिंग शैलियों में से लगातार पैसा कमाने का सबसे कठिन तरीका है। हालांकि कई लोग डे ट्रेडिंग के ग्लैमर और उत्साह की ओर आकर्षित होते हैं, जो दुर्भाग्यवश, खासकर तब जब ट्रेडर के पास कोई पूर्व अनुभव न हो, कभी भी अच्छी तरह समाप्त नहीं होता। व्यावसायिक बाजार अनुभव के बिना इस दुनिया की कई चीजों की तरह जब डे ट्रेडिंग की बात आती है तो शायद केवल 10% लोग 90% पैसा कमाते हैं। हकीकत यह है कि ज्यादातर स्वतंत्र ट्रेडर्स आमतौर पर बड़े नुकसान उठाते हैं और बाजार से गायब हो जाते हैं।
मैं विस्लर ने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत .com बूम के समय में एक डे ट्रेडिंग फ्लो पर की थी। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो फ्लो पर करीब 25 लोग थे जो सभी ब्रेकआउट मोमेंटम ट्रेड कर रहे थे। जब मैंने पेशेवर रूप से ट्रेडिंग करना शुरू किया तो मूल रूप से केवल 3 या 4 लोग ही बचे थे। बाकी लगभग सभी ने अपना सारा पैसा खो दिया। हम अक्सर मजाक किया करते थे जब किसी नए अनुभवहीन ट्रेडर को फ्लो पर आते देखते थे। हम कहते, अरे दोस्त, क्यों ना तुम अभी मुझे अपना आधा पैसा दे दो और साल भर की छुट्टी कर लो। साल के अंत तक तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा। जबकि उस समय उस बेचारे नए ट्रेडर की प्रतिक्रिया देखना मजेदार लगता था, लेकिन यह मजाक असल में सच्चाई थी। वास्तव में ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। दूसरी ओर स्विंग ट्रेडिंग एक अधिक प्रभावी ट्रेडिंग शैली हो सकती है, खासकर नए ट्रेडर्स के लिए। रात भर और कुछ हफ्तों तक पोजीशन होल्ड करने से ट्रेडर्स बड़े मूव के लिए कम पैसे का जोखिम उठा सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपने $10,000 का निवेश $50 के शेयर में किया और वो $3 बढ़ा, तो डे ट्रेडिंग से आपको $600 का मुनाफा होगा। इसी तरह स्विंग ट्रेडिंग से भी आपको $600 का मुनाफा होगा। हालांकि इंट्राडे के आधार पर शेयर को 6% बढ़ना होगा ताकि यह घटना सच हो सके। लेकिन अगर आपने वही शेयर 2 हफ्तों के लिए होल्ड किया तो आपको केवल 0.006% प्रतिदिन, मानते हुए 10 ट्रेडिंग दिन की वृद्धि की आवश्यकता होगी, जो प्रतिशत के हिसाब से इंट्राडे मूव की तुलना में कहीं अधिक संभावित है। दिन के अंत में स्विंग ट्रेडिंग के जरिए डे ट्रेडिंग की तुलना में निवेशक कम पूंजी लगाकर असाधारण मुनाफा कमा सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि स्विंग ट्रेडर्स ओवरनाइट रिस्क लेते हैं, जो कि डे ट्रेडर्स के पास नहीं होता। ओवरनाइट रिस्क वो संभावना है कि स्विंग ट्रेडर्स की पोजीशन उस समय के दौरान बाजार खुलने पर उनके खिलाफ हो सकती है जब अप्रत्याशित समाचारों के बाद शेयर खुलते हैं। हालांकि उचित अनुसंधान के साथ स्विंग ट्रेडर वास्तव में ओवरनाइट गैप रिस्क को अपने शस्त्रागार में एक उपकरण के रूप में शामिल कर सकता है, जो उनके मुनाफे को बढ़ाने में मदद करता है। तो सवाल ये है कि कौन सी रणनीतियां लगातार मुनाफा देती है, जिससे निवेशक लंबी अवधि में धनवान बन सकते हैं। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि द स्विंग ट्रेडर की बाइबल इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करती है। दिन के अंत में यहाँ दी गई रणनीतियों ने हमें वर्षों से हर दिन मुनाफा कमाने में मदद की है, और वह भी डे ट्रेडिंग या लंबे समय तक बाय एंड होल्ड की तुलना में कहीं कम तनाव के साथ, खासकर जब बाजार उलटफेर करता है। ये दोहराना महत्वपूर्ण है कि इस किताब में दिए गए कॉन्सेप्ट्स को जानबूझकर सरल बनाया गया है। बाजार में कई जटिल क्वांट आधारित ट्रेडिंग प्रोग्राम हैं जो एक झूठी धारणा पैदा करते हैं। ये धारणा पैदा होती है कि बाजार को गणित के माध्यम से जटिल बनाना ही वास्तव में पैसा कमाने का एकमात्र तरीका है। इससे भी अधिक, कई गणित आधारित ट्रेडर्स अक्सर उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो अपने ट्रेडिंग को सरल रखते हैं, क्योंकि क्वांट आधारित सिस्टम ट्रेडर्स के साथ अक्सर एक प्रकार की बाजार श्रेष्ठता की भावना जुड़ी होती है। हालांकि मैं विस्लर आपको एक बात बताऊंगा, मैंने कई ट्रेडिंग फ्लो देखे हैं और व्यक्तिगत रूप से कुछ महानतम ट्रेडर्स को काम करते हुए देखा है। अपने वर्षों के अनुभव से मैं ये जानता हूं, दुनिया के कुछ सबसे अमीर ट्रेडर्स वे लोग नहीं हैं जो बाजार को गणित, फंडामेंटल्स या तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से अत्यधिक जटिल बनाते हैं। वास्तव में समृद्ध ट्रेडर्स अक्सर वे होते हैं जो बड़ी तस्वीर को समझते हैं, चीजों को सरल रखना जानते हैं, समय निकालकर फंडामेंटल्स, अर्थशास्त्र और तकनीकी विश्लेषण देखते हैं, और जिनके पास एक ठोस, पहले से तय किया गया मनी मैनेजमेंट प्लान होता है। इन सुपर ट्रेडर्स के पास ट्रेडिंग का एक मजबूत स्वाभाविक ज्ञान होता है, जो बाजार में धन के बड़े डायनामिक उतार चढ़ाव को वर्षों तक समझने पर आधारित होता है। इनमें से कई लोग स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जिनमें एक सामान्य गुण होता है, वे बाजारों, समाचार, फंडामेंटल्स और तकनीकी विश्लेषण का विश्लेषण करना जानते हैं, जबकि जानकारी को एक सरल, सामान्य संवेदनशील स्तर पर रखते हैं। देखिए, जब हम चीजों को अधिक जटिल बनाते हैं तो हम अक्सर सामान्य ज्ञान से दूर हो जाते हैं, जो बाजार में निरंतर लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे याद है कि फ्लो पर कुछ सबसे लाभप्रद मोमेंटम ट्रेडर्स मजाक किया करते थे कि उन्होंने कभी उन कंपनियों के बारे में पढ़ने का प्रयास नहीं किया जिनके शेयरों का वे व्यापार करते थे। उनके विचार थे कि अगर वे वास्तव में कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने का प्रयास करते तो उनके पास स्टॉक के बारे में एक राय बन जाती और वे बाजार के मोमेंटम के साथ निष्पक्ष रूप से व्यापार नहीं कर पाते। हम यहाँ इस रणनीति की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल एक दिलचस्प बात को उजागर कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडर के रूप में लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पूरा अनुसंधान करें।
हालांकि यदि किसी भी समय हमारे विचार किसी कंपनी या बाजार के बारे में हमारे सामान्य ज्ञान को प्रभावित करने लगते हैं, तो हमें एक कदम पीछे हटने और व्यापार न करने का समय आ जाता है। यदि हम स्थिति के बहुत करीब होने के कारण सामान्य ज्ञान खो देते हैं, तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे जब तनाव बढ़ेगा। इसलिए इस पुस्तक में प्रस्तुत स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियों के प्रति हमेशा खुले विचार रखें। ये रणनीतियां काम करती हैं, लेकिन वे हर समय 100% काम नहीं करेंगी। यही हकीकत है, बाजार में कुछ भी हमेशा काम नहीं करता और अंततः हर ट्रेडर को किसी न किसी नुकसान वाली स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जब चीजें मुश्किल होने लगती हैं, तभी हमें अपनी राह बनानी पड़ती है, और इस किताब की रणनीतियों के साथ अधिकांश ट्रेडर्स को या तो नुकसान से उबरने या उसे दूर करने के लिए कुछ रणनीति अपनाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन केवल तभी जब वे अपने मनी मैनेजमेंट नियमों को कभी न तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हों, और साथ ही खुले विचारों वाले और उस चीज से स्विच करने में सक्षम हों जो काम नहीं कर रही, किसी ऐसी चीज पर जो काम कर रही हो। अक्सर डे ट्रेडर्स के पास वो समय नहीं होता जो स्विंग ट्रेडर्स के पास होता है, और यह स्विंग ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण है कि वे ये याद रखें। अपने ट्रेडिंग स्टाइल को निर्धारित करना। बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनने के लिए बहुत सारे उपकरण होते हैं, अगर ट्रेडर्स उन्हें इस्तेमाल करने के लिए समझदार होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इस पुस्तक का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और कम तनावपूर्ण निवेश जीवन जीते हुए लाभदायक ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या जानने की आवश्यकता है। सफलतापूर्वक लाभकारी ट्रेड्स को लागू करने का तरीका। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह समझना और स्वीकार करना आवश्यक है कि निवेश करना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई इसे कर रहा होता। हालांकि क्योंकि यह धन बढ़ाने के सबसे प्रतिस्पर्धी, निष्ठुर और अनमाफी तरीके में से एक है, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो लोग वास्तव में बाजार को समझते हैं और निवेश के बारे में सीखने का समय निकालते हैं, उनके लिए मुनाफे बहुत बड़े हो सकते हैं। व्यापार, रियल एस्टेट या आपके करियर की तुलना में निवेश का एक अनूठा लाभ है। आप इसे किसी भी समय बंद कर सकते हैं। अगर कोई पोजीशन आपके खिलाफ जाती है, तो ट्रेड को किसी भी समय बंद किया जा सकता है, जिससे नुकसान को रोका जा सकता है और आपको बाजार में नए और लाभदायक सेटअप्स की तलाश करने का अवसर मिलता है। हाँ, व्यवसायों को पुनर्गठित किया जा सकता है, घरों को बेचा जा सकता है और करियर बदला जा सकता है, लेकिन शायद ही कभी रातों रात। यदि आप ये याद रखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और निवेश आपको तुरंत अपनी किस्मत बदलने की क्षमता प्रदान करता है, तो आकाश कभी अंधेरा नहीं होगा। और अगर कोई पोजीशन आपके खिलाफ जाती है, तो अपने नुकसान को केवल ट्रेड बंद करके नियंत्रित किया जा सकता है। इस पुस्तक का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आपके पास ठोस मनी मैनेजमेंट कौशल होने चाहिए और निवेश की मनोविज्ञान को समझने का समय निकालना चाहिए। जब कोई ट्रेड खराब होने लगता है, तो हमारी भावनाएं हम पर हावी हो सकती हैं। हालांकि यदि हमारे पास ठोस मनी मैनेजमेंट कौशल है, तो हम आसानी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। निवेशकों के लिए यह अत्यधिक अनुशंसित है कि वे समय निकालकर अपने मनी मैनेजमेंट प्लान का मूल्यांकन करें ताकि इस पुस्तक का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं, और यदि आपके पास पहले से एक मनी मैनेजमेंट प्लान है, तो आप उन बहुत से लोगों से आगे होंगे जो बाजार में पैसा बनाने का प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र को कवर करने में मदद करने के लिए हम अध्याय 2 में स्टॉप लॉसेस का प्रभावी ढंग से उपयोग करके मनी मैनेजमेंट पर चर्चा करते हैं। हालांकि स्टॉप्स और एक बड़े मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ अनुशासन के बिना निवेशक अपना पैसा वेगास के क्रैप्स टेबल पर फेंक सकते हैं। इस पुस्तक का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए स्विंग ट्रेडर्स को बाजार में भीड़ मानसिकता के बड़े पैमाने को समझने की आवश्यकता है। 19वीं सदी के नाटककार हेनरिक इब्सन के ये 2 उद्धरण पर विचार करें। 1. अधिकांश लोग हमेशा गलत होते हैं, अल्पसंख्यक शायद ही कभी सही होता है। 2. दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक अकेला खड़ा होता है। ये उद्धरण हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सबसे पहले, जैसे गैलीलियो ने साबित किया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, वैसे ही कुछ दुर्लभ व्यक्ति बड़े पैमाने पर बाजार मानसिकता को पार करने में सक्षम होते हैं, जिससे वे न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हालांकि अक्सर बहुमत गलत होता है, जैसा कि हमने बार बार बाजारों, अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति में देखा है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं 1990 के दशक के अंत का डॉट बॉम्ब बुलबुला और हाल के वर्षों में सबप्राइम रियल एस्टेट संकट। सच तो यह है कि जब भी भीड़ बाजार या अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में भारी मात्रा में पैसा कमा रही होती है, तो बहुत डरने का समय होता है।
क्योंकि जोश हद से बढ़ चुका होता है और भीड़ जल्द ही अपने नुकसान का सामना कर सकती है। फिर दोषारोपण का खेल शुरू होता है और बार बार यह सत्य सिद्ध होता है। इसके अलावा जब इब्सन कहते हैं कि अल्पसंख्यक शायद ही कभी सही होते हैं, तो हम बाजारों के बारे में एक और सच्चाई पाते हैं। हाँ, कोलंबस ने साबित किया कि दुनिया सपाट नहीं है, और 1980 के दशक में मुद्रा व्यापारी जॉर्ज सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड की शॉर्टिंग करके भीड़ के खिलाफ एक ही दिन में $1 और 10 सेंट बिलियन कमाए। हालांकि जो अल्पसंख्यक में विजयी होते हैं वे दुर्लभ होते हैं। आमतौर पर अल्पसंख्यक गलत होते हैं, विशेष रूप से वे जो बाजार क्रैश या विशाल स्टॉक रैलियों की भविष्यवाणी करते हैं, जो पूरी तरह से अवास्तविक कमाई पर आधारित होती है। इसका मतलब ये है कि हम उस अल्पसंख्यक का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सही है बाजार से भारी मात्रा में पैसा निकालने के लिए, लेकिन हमें वास्तविकता की भावना बनाए रखनी होगी और हमें अपनी अल्पसंख्यक उत्साह को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इब्सन के दूसरे उद्धरण में यह भी याद दिलाया गया है कि बाजारों में महत्वपूर्ण मात्रा में पैसा कमाने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि कभी कभी हमें अकेले खड़े होने की ताकत खोजने की आवश्यकता होगी, जैसा कि पहले उद्धरण में भी दोहराया गया है। वॉरेन बफे जैसे सुपर इन्वेस्टर्स इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अप्रैल 2008 में वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे मुख्यालय में व्यवसाय के छात्रों के एक समूह को संबोधित किया। फॉर्च्यून पत्रिका ने उनके शब्दों को रिकॉर्ड किया, जिसमें बफे ने कहा, आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जब दूसरे डरते हैं तो आपको लालची होना चाहिए और जब दूसरे लालची होते हैं तो आपको डरना चाहिए। लेकिन यह उम्मीद से बहुत ज्यादा है। बेशक, जब दूसरे लालची होते हैं तो आपको लालची और जब दूसरे डरते हैं तो डरना नहीं चाहिए। कम से कम आपको इससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। यहां मुख्य बात यह है, हमें बाजारों के भीतर भीड़ मानसिकता से बचना चाहिए, कम से कम जब प्रवृत्ति के खिलाफ व्यापार कर रहे हों, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब लालच हद से बढ़ जाए तो हम उसमें फंस न जाएं। हालांकि ऐसा करने के लिए हमें अकेले खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। इस पुस्तक में किसी भी समय बाजारों में व्यापार सेटअप के बारे में दिखाए गए तथ्य निवेशकों के लिए ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान स्थिति से हटकर बड़े परिदृश्य पर ध्यान दें। कुछ समझदार निवेशकों ने 2008 की पहली छमाही में हाउसिंग स्टॉक्स में बहुत लाभ कमाया, जबकि अधिकांश मीडिया सुर्खियों से प्रेरित हाउसिंग से ऐसे भागे जैसे लेमिंग्स। लेकिन वे समझदार निवेशक ऐसा तभी कर पाए जब उन्होंने स्थिति से हटकर बड़े परिदृश्य का मूल्यांकन किया और फिर अपने मानसिक धैर्य का उपयोग करके वर्तमान समस्याओं से परे देखा। आपने जो भी पढ़ा है उसे ध्यान में रखते हुए कृपया याद रखें कि यदि आप वस्तुनिष्ठ बने रहने के लिए समय निकालते हैं, तब भी जब आप द स्विंग ट्रेडर की बाइबल में बताई गई किसी भी रणनीति का उपयोग कर रहे हो, तो आने वाले वर्षों में आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। जिन स्विंग ट्रेडर्स ने 2007 के दिसंबर या 2008 के जनवरी और फरवरी में हाउसिंग की पुनरुद्धार को भांपा, वे चैप्टर 19 में बताई गई लीप कवर कॉल रणनीति का उपयोग करके सुरक्षित रूप से हाउसिंग स्टॉक्स में स्थिति ले सकते थे। बात यह है कि इस पुस्तक में दी गई रणनीतियां आपको सफल ट्रेडों को लागू करने में मदद करने के लिए उपकरण हैं, जो कि बड़े बाजार विचारों और सूक्ष्म तकनीकी घटनाओं दोनों पर आधारित होते हैं। हालांकि इन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हमें हमेशा भीड़ से हटकर प्रत्येक ट्रेड विचार, सुर्खियों, बाजार प्रतिमान और यहां तक कि हमारी अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में सक्षम हैं, तो कोई भी अपनी वित्तीय सपनों को साकार करने से नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हुए अध्याय 2 में हम लाभप्रदता का पहला नियम कवर करेंगे, स्टॉप लॉस, जो हर व्यापारी के लिए समझने में समय लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 2 के अंत तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि स्टॉप लॉस केवल नुकसान को सीमित करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि स्टॉप लॉस का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए, इसे समझना एक उपकरण है जो लंबे समय में आपकी लाभप्रदता को बढ़ा सकता है। मजेदार बात यह है कि जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है, यूएस डॉव जोन्स होम बिल्डर इंडेक्स DJUSHB जनवरी 2008 में अपने निम्नतम स्तर पर पहुंचा और वर्ष की पहली तिमाही के दौरान ठोस रिटर्न दिया उन लोगों के लिए जिन्होंने हाउसिंग स्टॉक्स खरीदे थे जब भीड़ डर के मारे भाग रही थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि DJUSHB ने 2008 की गर्मियों में एक नया निम्न स्तर प्राप्त किया। हालांकि जब डॉव अक्टूबर में बुरी तरह गिर गया, तो इंडेक्स ने भी लचीलेपन का प्रदर्शन किया। इस लेखन के समय DJUSHB जुलाई के निम्न स्तर से अब भी टिके हुए था, जबकि प्रमुख सूचकांक धराशायी हो चुके थे।
अक्टूबर के पहले सप्ताह तक DJUSHB वर्ष के लिए सिर्फ 9% से अधिक गिरा था, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 27% से अधिक गिर चुका था। ये चौंकाने वाली बात है कि हाउसिंग व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, कुछ ऐसा जिसे बहुत कम लोग जानते थे। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, वॉरेन बफे का उद्धरण और अधिक सटीक नहीं हो सकता था। दरअसल, फिर निवेशकों को इस पुस्तक का अधिकतम लाभ उठाने के लिए जो दूसरी बात जाननी चाहिए, वो सामान्य समझ की बात है। हालांकि यह अक्सर भीड़ के अंतर्ज्ञान के खिलाफ जाती है। चाहे कोई भी रणनीति हो, सामान्य समझ हमेशा बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने की होती है।